अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम विसाखतना तोरा मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर पाकिस्तान टेलीविज़न मुल्तान स्टूडियो तो हाजिर नाज़रीन। बहुत सारी छुट्टियां थी गन, बहुत सारा गैर हाज़री थी, लेकिन उनका मतलब ये कोई नहीं कि सारी दोस्तों के नाल जी विसाख की एक सूरत होंगी है वो कह नहीं रही। अस बैठे रह गए हैं, गपशप करेंदे रह गए हैं और जी सूरत हाल है अजकल मुल्क की, पंजाब की, शहर की, खिते की सारी अस डिस्कस करेंदे रह गए हैं। और नाल नाल अस ये भी देते पे हासे कि जेड़े वेले भी कोई नवें मनसूबे का आगाज़ थींदे या नवी हुकूमत का आगाज़ थींदे उनके जहन के बहुत सारे मनसूबे होंदे और मनसूबियां तू फ़ायदा कौन कौन लोग चंदे पे, उनके क्या क्या नुकसान थी सकते हैं या अवाम उन्नास उन बारे क्या सोचेंदी है। तो समझ गए हो सो सारा अज के प्रोग्राम का मौजू ये है कि मौजूदा हुकूमत को बने कायम थे 3 साल थी गए। इन्ह 3 सालों के कामयाबी हासिल थी, कि शय वो करना चाहते हैं और मुकम्मल नहीं थी सके। अजन 2 साल उन्होंने को बे भी मौजूद हैं। अवाम उनके बारे क्या राय है, क्या अवाम मुतमईन है या मुतमईन कोई नहीं, या हुकूमत दे मज़ीद क्या ऐसे इकदाम हो सन कि अवाम को उन्होंने एतमाद दोबारा तो या वल हासिल कर सके आने वाले दियां दे विच, मतलब अगले इलैक्शन दे विच। यही सारे अज के प्रोग्राम का मौजू ही मौजू से गुफ्तगू करने मौजूद हैं। मुल्क के नामवर सहाफ़ी, तजिया निगार और तारी जानी पहचानी शख्सियत जनाब आतिफ इस्माइल साहब। आतिफ साहब अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? शुक्रिया सारे दूजे मेहमान ई इलाके का एक महांदरा नाम है जर्नलिज्म के हवाले नाल और ख़ास तौर पर खिते की सियासत के उत्ते, शहर के मसाइल के उत्ते और मुल्की मसाइल के उत्ते बहुत गहरी नज़र रखते हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं सही अमजद सईद मलिक होरां तक अस वेलकम आते हैं। आतिफ साहब दसे सो कि 3 साल पूरे थी गए, पता ही नहीं लग्या। इवें कल की गाल आई अस लाइना में लगे बैठे आसे कि जी वोट पाउन वेंदे पे हाँ, बल नताइज आ गए। नताइज के बाद और हुकूमत को बज़ाहिर इतनी अक्सरियत कहना है, लेकिन इनके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाक के पंजाब के KPK और बलूचिस्तान के हुकूमत बनाई और काम शुरू कर छोड़िया। क्या देखते पे हो 3 सालों के इन्होंने केड़े केड़े गोल्स जड़े हैं अचीव किए? देखें जी, अगर हम इनके दो इसको हम डिवाइड कर लें, एक इसकी फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से और एक इंटरनल लिहाज से। अगर हम इनके इंटरनल लिहाज से बात करें तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बड़ा जो मसला है, जो समझते हैं जिसको अवाम रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, वो महंगाई का मसला है। महंगाई के मसले पे PTI ने जिस अंदाज में इसको परफॉर्म करना चाहिए था, जिस तरह इन्होंने वादे किए थे, उस अंदाज में अभी तक जो नज़र आ रहा है वो परफॉर्म नहीं किया। लेकिन एक इन्होंने एक डायरेक्शन ज़रूर सेट की है। डायरेक्शन इस तरह सेट की है कि कई ऐसे इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं जो कि चल रहे हैं और जिनका जो इफ़ेक्ट है वो बाद में। मसलन मैं आपको बताता हूँ। पहली मरतबा हुआ है कि आपके मुल्क में कोरोना की वजह से जो हालात डिस्टर्ब, उसमें जी आपके वेंटिलेटर बनने शुरू हुए, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन बनना शुरू हुए, एक्सपोर्ट उसकी शुरू है। पहले आपके मुल्क में 3 बड़ी कंपनियां कारों की थीं, अब कारों की 7 कंपनियां हो गई हैं और एकदम रेट बढ़े थे, ठीक, अब रेट नीचे आ रहे हैं और जो वो ओन कमाते थे वो भी। अच्छा, इस तरह आपको जो टेक्सटाइल सेक्टर, आतिफ साहब थोड़ा जा मैं तुसा 3 जो शोबे हैं वेंटिलेटर, मोबाइल फोन और गड्डियां की गाल की है, आम आदमी नतीजन नाल कोई ताल्लुक? मैं आपको उस तरफ आ रहा हूँ। मैंने वो अब बताया ना कि आम आदमी जो महंगाई की वजह से मुतासर हुआ, वो इन्होंने वादे अब तक पूरे नहीं किए और परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन अब मेरी बूथ पर अब देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले 2 साल ये नाकाम रहे, प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर, लेकिन जब तीसरा साल शुरू है तो उसमें इनकी परफॉर्मेंस शो होना शुरू हो गई। इस साल जो तकरीबन 5 मेजर जो हमारी क्रॉप्स हैं उनके अंदर इंक्रीज़ हुआ है और किसानों के पास 1100 अरब रुपया गया है। इसके अलावा अच्छा ये दसे सो कि किसानों को 1100 अरब रुपया गए, लेकिन उनके समरात आवाम तक पहुँचे या नहीं पहुँचे? मेरा एक छोटा सवाल है। देखें, इसका मैं अवाम तक मैं कहता हूँ, अगर जनरल आप अवाम की बात करेंगे ना, मजदूर तबके की, डेली बेसिस दिहाड़ी करने वाले, उन तक तो नहीं पहुंचे। लेकिन अगर आप किसान की बात करेंगे, किसान तक पहुंचे। सर अवाम किसान को अगर 1100 अरब रुपया आए तो वो पैसा उन्होंने मार्केट दे विच क्यों नहीं सट्टा? नहीं, उसमें देखे ना, एक ट्रेडर तबका भी कमाया है, उसने भी कमाया हम जैसे तुसा मतलब ज़ेरे मुस्कुराहट चलती पई है। इन्होंने आके 5 मेजर क्रॉप जड़े हैं उनकी वजह तो किसान को फायदा थे, नो डाउट असा सुनते पे हैं। लेकिन सारे ही खिते की बहुत अहम फसल है कपाह। जी सर, कपाह की फसल अजन भी बहरान का शिकार है। गन्ना काश्त थींदा पे, गन्ने की
पारों खंड भी महंगी मिलती पई है। उनके बाद किसान वल भी आता पे कि सारे जड़े उतले महसूलात हैं, खाद है, स्प्रे है, बीज है, वो भी महंगे थी। क्या समझते हो जी आतिफ साहब जी गाल करेंदे पेन पिछले असा 2 साल को असा मार्जन नहीं करेंदे ना, जो पहला साल हाई वो ज़ाहिर है कि उनके पॉलिसी बनती रहेगी, अगले 2 साल में कोरोना आ गए। हुण क्या समझते पे हो कि क्या कुछ बेहतरी आवन दा? पहले मैं ज़राअत दे उत्ते तुहाडे कोल पुछां जी। ज़राअत दे 1100 अरब दा वज़ीर आज़म साहब ने एक ऐलान किया है और उनके बाद सब दोस्त इंदे उत्ते मुत्तफिक हैं जी। 1100 अरब किसानां कोल गए बंपर क्रॉप्स की सूरत बेशक गया उसी, लेकिन अगर एनालिसिस करे सो खुद जैसे खाद की कीमत देखो, ये वक्त DAP 6000 की बोरी हो गई है जी। ठीक है सर। डीजल जोड़ा है वो 70 रुपए तो चल रहा तो हूँ 120-25 रुपए तक पहुँच गए। वो भी इस तरह से जरिए अद्वियात बड़े महंगे हो गए। बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। किसान को पैसा गया ज़रूर है, लेकिन उनके इनपुट्स इतने ज़्यादा महंगे हो चुके हैं कि किसान को पैसा तो दूसरी कंपनियां ने लगे कि ज़राअत दे जड़े मुतलका हैं पे, सीड्स वाले हैं पे, खाद वाले हैं पे, बीज वाले हैं पे, पानी की सूरत, ट्यूबवेल की सूरत है, बिजली महंगी है या डीजल महंगा है, दोनों सूरतें। किसान के घर उतना पैसा नहीं गया। मतलब इन्होंने गंदम की इमदादी कीमत 200 रुपये कीमत बढ़ाई है ठीक है सर, लेकिन वो किसान को इन्होंने जी गंदम उठाई है उनके कोल घर दाने भी नहीं बचे कि वो अपने घर दे जड़ना साल दे। हुण वो वेंदे चक्की वाले को गिनने वास्ते या वो बड़ी महंगी थी गई, डबल रेट पे जाता पे, आटा महंगा हो गया। इवा किसान को डायरेक्ट कोई फायदा नहीं पहुंचा। 1100 अरब रुपए का फायदा पहुंचे इनपुट कास्ट बढ़ने नाल ना वो ज़्यादा किसान को उनका बिल्कुल फायदा नहीं। एक्चुअली मैं खुद क्योंकि ज़मींदारी नाल ताल्लुक है, देहात नाल ताल्लुक है, तो असां तो ये बेटे से कपड़े झाड़ के बस इज्जत बच गई है। ये असां शुक्र अदा करें इज्जत बच गई है। किसान को बहुत फायदा पहुंचा है। मेरी बात सुनिए, इनपुट्स की कीमतें बढ़ी हैं मैं मानता हूँ, लेकिन उसके साथ उसकी आउटपुट बढ़ी है। आउटपुट बढ़ने से ये हुआ है कि उसका जो प्रॉफिट मार्जिन था ना सर वो काफ़ी इंक्रीज है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसका पूरा एक एनालिसिस करें ना तो जो इनपुट्स की कीमतें बढ़ी हैं वो कम से कम 20% बढ़ी हैं या 25% के दरमियान में है। अच्छा। लेकिन जो उन्होंने प्रॉफिट गेन किया सर वो कम से कम जो है वो 70-80% तक। लेकिन मैं एक लम्हे से आप मुझे ये बता दें कि जमीनों के ठेके क्यों बढ़े हैं? मैं एक अगर देखें जमीनों को ठेके क्यों बढ़े, इन्होंने कहा कि 200 रुपये बढ़ा। मैं कहता हूँ कि पहले 1400 रेट था, इस बार 1800 रेट है। लेकिन 400 रुपए का सर ये नहीं, वो सीजन में शुरू में 1600 अनाउंस किया था, थोड़े ही दिन के बाद उन्होंने 200 मजीद बढ़ा दिया। मैं इसमें अर्ज करूँ ना, देखें इसमें देखें पहले अगर वो 50,000 कमा रहा था ना 1 एकड़ से फर्ज किया, तो इस साल उसने 80,000 रुपया कमाया इसमें से। अगर आप इनपुट्स का लगाएं तो 10,000 की मैक्सिमम इनपुट ज्यादा होगी। नहीं, लेकिन वो डबल हुई है, इनपुट्स डबल हुई है। अब आप कपास की बात कर लें, 2400 रुपया DAP थी, 6,000 पहुंची है। 2400 से 6,000 मैंने बता दिया वो, बल्कि आज शायद 7,000 का मैंने सुबह भी एक दोस्त अच्छा कपास पे आ जाए। कपास आप कह रहे हैं कि ठीक है मैं मानता हूँ कपास हमारी जिस तरह ग्रो होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही क्योंकि एफर्ट नहीं हुई। लेकिन इस वक्त इसका आगाज, अब ये जो साल है इसमें आपको अंदाजा हो जाएगा। आल्दो के साल जो सोविंग है पंजाब में तो बहुत कम हुई है, 75% जो सोविंग हुई, जो 100 टारगेट था उसका 31 लाख एकड़ हुई है। अब इस वक्त जो है वो 5700 और 5800 पर मन चल रही है और ये बड़ा अच्छा। और जो पहली चुनाई के ट्रेंड्स आ रहे हैं उसके मुताबिक 10 मन फी एकड़ आ रहा है। अगर ये तसलसल रहता है तो इस साल जिस तरह किसानों ने गंदम में कमाया, जिस तरह मकई में कमाया, जिस तरह गन्ने में कमाया, इस साल कपास में बहुत ज़्यादा अच्छा कमाएंगे। गन्ने में जो माजी में 180 रुपये रेट होता था तो वो इस्तेसाल होता था, 120 में फ़रोख्त होता था। अब क्या हुआ, इन्होंने जब रेट 200 किया लेकिन उसके बावजूद रेट 250-300 तक गया है। अब ये भी तो देखें ना कि ये वाहिद टेन्योर है जिसमें किसानों को उनकी प्रोड्यूस का प्रॉपर मुआवजा, जब प्रॉपर मुआवजा मिला है तो ज़मीनों के ठेके बढ़ गए हैं। माजी में तो ठेका लेने में तैयार नहीं हो रहा। तुम्हारी गाल बिल्कुल ठीक है जो कुछ तुस आदे पे हो, लेकिन मैं ये आदा पिया कि ओवरऑल सारे माशरे दे विच इतना ज़्यादा पैसे का फ्लो होने के बावजूद एक खुशहाली का जिहड़ा अंसर है वो नज़र नहीं आता। वो नज़र नहीं आया सर। वो क्या वजह थी सकती? वो बात आपकी बिल्कुल सही है। देखें इसमें एक तो कोविड फैक्टर था, एक इंटरनेशनल सतह पे भी महंगाई थी, एक इन्होंने जिस अंदाज में अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए था या जिस तरह वादे किए थे वो उस तरह नहीं कर सके। मतलब हुकूमती रेट जड़ी है वो प्रॉपर, हाँ, ना ये इदारों को रिफॉर्म कर सके, ना इन्होंने गवर्नेंस को इम्प्रूव किया। 74 साल के बावजूद अमजद सईद साहब दसो आतिफ साहब आदे पैन कि इदारे जड़े हैं उन्होंने रिफॉर्म्स नहीं थी सकियां। असां किहड़े पासे वेंदे पे?
वल 3 साल का तो कोई कसूर कोई नहीं नहीं 3 साल का वाकई अगर इस हवाले नाल 74 साल के हवाले नाल देखो 3 साल का ज़्यादा कसूर भी नहीं बनता। रिफॉर्म्स तो मेरे ख्याल ना पहले थे तो ना अगू साकू उम्मीद है कि जितनी जल्दी कोई रिफॉर्म्स का चक्कर है। इतना 2 चीज़ा काउंट करे सन, हुक्मरान की नीयत क्या है और उनके कोल टीम केड़ी है पे। बदकिस्मती नाल इमरान खान साहब की मैं नीयत ते बिल्कुल शक नहीं करेंदा, वो अपनी कौम वास्ते मुखलिस हैं सारा कुछ है, लेकिन टीम के चुनाव इंतहाई गलतियां हैं पे उन्होंने बहुत ज़्यादा जिन्होंने उन्होंने बुरी तरह सारी तजर्बाकार टीमें मुख्तलिफ हुकूमतां दे विच काम करदे रहे तुसां किवें आ मैं सर उनके 2 चीज़ां होंदियां ना, तजर्बाकार टीम अपनी जगह ते होंदी है लेकिन वो क्या मुवाफिक माहौल और उनका क्या लीडर का उनके नाल पूरा इंटरेक्शन है नहीं है। उन टीम का इमरान खान साहब को तो चुन के दिते गए चीज़ां कि भाई गहनगे नौकू गहनगे नौकू गहनगे उन्होंने ना कोई जहनी ना कलबी रिश्ता आई पिया। लीडर के नाल जब तक टीम का जहनी कलबी रिश्ता ना हो सी वो टीम परफॉर्म ही नहीं कर सकती, चाहे जितना अच्छा मर्जी खिलाड़ी हो। ये बड़ी बदकिस्मती है। दूसरी बदकिस्मती ये है कि खान साहब की अपनी ज़ाती तवज्जो भी इतनी कहनी इन साइड से तकरीर करना बई गाल है पिया, अमल करना बई गाल है पिया। हर तकरीर के चंद अरसे बाद ही वो यूटर्न गेन गिनने उनके कोलों और कोई प्रॉपर पॉलिसी कोई नहीं। इजरात उत्ते किसान कार्ड इन्होंने दिते क्या थे फायदा होंदा, कोई चीज़ इंप्लीमेंट कोई नहीं। सेहत कार्ड है उनका मेरे को तो कोई हाल तक कोई कितना नज़र नहीं आता पिया फायदा। एहसास प्रोग्राम अच्छा ही प्रोग्राम बेशक बेनज़ीर का नाम चेंज करके इन्हें रखे हो, लेकिन वो कोविड के दौरान लोगों को हेल्प थी, ये अच्छी गाल है, अप्रीशिएट करें जैसे होनी चाहिए। लेकिन उनका कोई तसलसल कोई नहीं कि वो उनके नाल कोई रोज़गार के मौके नहीं पैदा किए गए। 1 करोड़ नौकरियां आखने हैं। अच्छा तो जी, ये बड़ा एहसास प्रोग्राम की बात की, आप एहसास प्रोग्राम का मैं बताता हूँ आपको। ये जो सेहत इंसाफ कार्ड की पहले मैं बात करता हूँ। सेहत इंसाफ कार्ड सर पंजाब में सिर्फ ये 2 डिवीजनों के पास इस वक्त है, अब ये दिसंबर तक कंप्लीट होना है। इसका गवर्नमेंट का प्लान क्या है, अब 2 डिवीजनों में तकरीबन सारे लोग इंटाइटल हैं इसमें, साहिवाल और डेरा गाजी खान जी। अब इसमें देखें ना सर, ये KPK में बड़ा सक्सेसफुल चला है और इसका सेहत कार्ड की यूटिलिटी को अगर आपने चेक करना है तो ये 12 लाख अफराद हैं इसमें आज़ाद कश्मीर उन्होंने अवेल किया। उन्होंने इस जो लास्ट इलेक्शन हुआ है ये रिसेंटली, उसमें जो आप लोगों से वहाँ बात करें तो उसमें PTI की कामयाबी में एक सेहत कार्ड का किरदार भी है। अब ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दिसंबर तक गवर्नमेंट ने कहा है कि हम सेहत कार्ड पंजाब में हर फैमिली के लिए इंश्योर करेंगे। सेहत कार्ड में होगा क्या सर कि गवर्नमेंट ने इसके लिए 100 अरब रुपए रखा है। गवर्नमेंट ये जो 100 अरब रुपए है ये देगी इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी अपने वहाँ नुमाइंदे बैठाएगी, मुख्तलिफ अस्पताल अभी बैठे हुए हैं, और जब ये पूरी तरह प्रॉपरली हो जाएगा तो 10 लाख रुपए तक जो बंदा एडमिट होगा उसका इलाज फ्री होगा। मैं समझता हूँ सर ये हो जाए। सर, और एक चीज और हो रही है, ये लंबी चीज है, पर प्रैक्टिकली जो है एक बंदे को एक पैनाडॉल भी नहीं कहीं से मिल रही। नहीं सर मिल रही, नहीं सर मिल रही। आप अभी जरा मेरे साथ निश्चित चलें, अभी आपको हाल दिखाते हैं। प्राइवेट अस्पतालों का प्राइवेट अंदाजा हो रहा है। नहीं सर हो रहा है सर। दूसरी बात, आप एहसास प्रोग्राम में इस वक्त 260 अरब रुपए रखे हुए हैं। इसके तहत 14 प्रोजेक्ट मुख्तलिफ किस्म के चल रहे हैं, इसमें भी फैसिलिटेट किया जा रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ सेक्टर में 650 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है, उसमें ज़राअत पे भी है, उसमें बिजली पे भी है। लेकिन बिजली पे तो सब्सिडी खत्म कर दी है, 300 यूनिट की सब्सिडी थी वो भी आप लोगों ने खत्म कर दी, उसको खुशहाल करार दे दिया। ये तो कमाल हो गया है। बजट मुख्तस थीवन दे बावजूद तुसां अपने गुफ्तगू दे आगाज आप ये गाल की थी कि महंगाई दे उत्ते कंट्रोल नहीं था सर। मैं बल इन्ना सारे मतलब सारा बजट मुख्तस करने वाला क्या फायदा था? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो डायरेक्शन नजर आ रही है ना उसमें हमें फायदा नजर मुस्तकबिल में होता नजर आ रहा है। कोई डायरेक्शन नहीं है। बजट माजी में कितना आपके टैक्स कलेक्शन थी बताएं, इस साल क्यों 4730 वाल भी फायदा कुछ जी आता है। सर मैं देखो ना डायरेक्शन की गल करें, डायरेक्शन तो है कि कल परसों एक फैसला आ गया इन्हों का कि जी बिजली महंगी मजीद हो गई सी, क्यों वो 300 यूनिट तक एक सब्सिडी हासिल है एक आम आदमी को। उनके घर एक पंखा चलते, एक बल्लू बल्ब चलते हैं, एक TV चलते, वो 300 यूनिट बमुश्किल शायद उनके पूरे होंगे। ठीक है, उस बंदे को सब्सिडी वापस ले ली, उनका बिल अगर 300 यूनिट तक आता भाई 3000 2500 3000 वो एक जंप करके 5000 6000 तक चला वैसी उनकी सब्सिडी खत्म। 400 तो 500 यूनिट आले को तुम अमीर समझते पे वो खुशहाल तस्वर करके अमीर तस्वर करके उनके उत्ते रेटिंग बढ़ गई है। मेरे को ये दसो बिजली महंगी, डीजल अपना पेट्रोलियम महंगी, गैस महंगी। गैस हुण ये कि बिजली और गैस हर महीने इजाफा होता पे, ये डायरेक्शन है। 15 दिन के बाद पेट्रोलियम मसनूआत इजाफा होता पे, ये डायरेक्शन है। भाई रिलीफ नाम की तो कोई चीज़ क्या नहीं, 3 साल रिलीफ क्या मिले।
आवाम को रिलीफ देना होते 1 रुपया ही नहीं मिला, कोई एक पैनाडाल दी गोली सेहत कार्ड अपनी जगह ते, मेरे को कोई हॉस्पिटल दस नहीं जिंदे आवाम दा फ्री है अस्पताल, उत्थे वन के अगर टेस्ट करवाओ डबल रेट हो चुके हैं, ठीक है जी। और उनके बाद कोई सहूलत ऐसी कोई नहीं कि जिंदे नाल आवाम मुस्तफीद होवे, कोई ऑपरेशन फ्री थी ना पिया होवे। अच्छा, उनके बाद महंगाई दी पोजीशन अपने बजट दे विच ना जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया है ना, वो जो चीजों की जो ये कह रहे हैं वो खाने पीने के अशिया में भी महंगाई है, ये एस्टैब्लिश फैक्ट है, ये तो इससे इनकार ही नहीं। मैंने अपनी बात का जो आगाज किया था वो महंगाई से शुरू किया, लेकिन उनके बाद तो सारी गाली जड़ी है, लेकिन मैंने उसके बाद ये कि जो डायरेक्शन हमें नजर आ रही है ना, कंट्रोल करने की क्या डायरेक्शन नजर आ रही है, उसके बाद देखे ना, उसके बाद चीजें इंप्रूव होना शुरू हो गई हैं। मसलन जैसे ये आपकी टैक्स कलेक्शन बढ़ गई है, ठीक है। अच्छा उनका फायदा बल मेरी गाल अच्छा टैक्स कलेक्शन जेडी गाल आते ना 2-4 अरब रुपया टैक्स कलेक्शन बढ़ गई, सही आदे पे हो, लेकिन उनका आप ये कह फायदा रहे हैं कि आवाम माजी तक में देखें इतनी तेजी से 10 डैमों पे काम हो रहा है, माजी में क्यों नहीं हो रहा था इतनी तेजी से? अच्छा ये दसो मौजूदा हुकूमत ने इन बजट दे विच 15 नवी यूनिवर्सिटीज़ दा बजट मुख्तस कीते। अच्छा जेडी ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्ट करेंदे पेन उन्हां दी क्या पोजीशन है, उत्थां बजट दी क्या पोजीशन है, उत्थां एडमिशन्स दी क्या पोजीशन है, वल नवी यूनिवर्सिटीज़ दा जेड़ा जवाब है वो किवें मतलब पे बनदा है? सर यूनिवर्सिटीज़ तो तकरीबन लोगों की लोकल डिमांड्स होती हैं, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्टैब्लिश होती हैं। मिसाल के तौर पर अपने मुल्तान में एक यूनिवर्सिटी बनी थी एग्रीकल्चर की, ये क्या कोई पहले दिन तो नहीं पूरी इस्टेब्लिश हो गई थी, मैं उसकी जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें मौजूद था, सिर्फ 1 क्लास लॉन्च हुई थी, लेकिन अब आप जहाँ देख लें कहाँ कहाँ वहाँ 50 से ऊपर ज़्यादा उसके डिपार्टमेंट चल रहे हैं। ये चीज़ें सर बतदरीज चलती हैं, आप कहें ना कि फ़ौरन हो जाए, ऐसा नहीं होता सर, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं। अच्छा इसमें एक और भी प्रॉब्लम आ रहा है सामने, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, अच्छी बात है और गवर्नमेंट का ऐलान, लेकिन वो कॉलेजेस की कुर्बानी दे के नहीं बननी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ एक वीमेन कॉलेज को, एमरसन कॉलेज को आपके सामने उनको ख़त्म करके जो है ना बिल्कुल निश्तर कॉलेज को एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया कि भाई बिल्डिंग है ऑलरेडी, स्टाफ भी है, इसको कर देते हैं। लेकिन इससे एक जो है ना वो बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं। एक तो स्टाफ की जो है उनकी। अच्छा आतिफ साहब ये बड़ा अहम इशू है, देखो ना मुल्तान दे विच एक बड़ा मरकजी बच्चियां दा कॉलेज है वुमेन्स कॉलेज, उसको खत्म करके वुमेन यूनिवर्सिटी बना दी गई और उत्थां वाल तालीम महंगी थी, बहुत महंगी हो गई तालीम, बहुत ज्यादा। ये रुझान है ये खत्म थी होना चाहिए। असल चीज सर इसमें ये है कि जो इन्होंने इतनी ज्यादा फीस रखी है ना, देखो अगर आप उसको अपग्रेड करते हैं, अपग्रेड करें, लेकिन अपग्रेड इस तरह करें कि फीसें नहीं बढ़नी चाहिए। बिल्कुल जो बिल्कुल। पहले लोगों के भी एक्सेस थी आसान एजुकेशन के लिए, सस्ती एजुकेशन, वो खत्म हो गई है। ये मेरा ख्याल इनको इस चीज को रिव्यू करना चाहिए। कोई रिव्यू नहीं थींदा पिया। अगर रिव्यू दी गाल करेंदे हो ते पूरे मुल्क दे कीते एक निसाब दी गाल थई आई, ठीक है। सिंध हुकूमत ने को आके जैसे को तस्लीम नहीं करेंदे। नंबर 2 जेडे प्राइवेट तालीमी इदारे हैं वो आदे पेंज सारी मर्जी हो सी असा ये तो क्रेज सुने कि इंदे नाल सारी अपनी किताबां भी हो सन। इंदा मतलब है वो जी एक निसाब वाली रेट आई वो भी उतना गैर मुअसर थी गई। क्या ये बेहतर कहना है कि सिंध हुकूमत के नुमाइंदियां को और प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो जितने भी एजुकेशन के इदारे हैं, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, उन्होंने नुमाइंदा को बिला के ये सारा तैयार किया। मेरा ख्याल है को कम से कम एक गाल होते तो कौम मुतफिक थी वही। क्या आदि देखिए सर, अगर ये भी तो मुनासिब नहीं ना कि एक मुल्क में 3 किस्म का निज़ाम चले, ठीक है ना, एक गवर्नमेंट का स्कूल, एक मदरसा स्कूल और एक ये एलीट क्लास के लिए। तो गवर्नमेंट ने एक कोशिश की है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, इसमें थोड़े बहुत मसाइल हैं और ये मसाइल विद द पैसेज ऑफ टाइम हल होंगे। लेकिन अगर हमारा एक निसाब होता है तो मेरे ख्याल में तो इसको एक मिडिल क्लास और गरीब तबके लेकिन होते आगाज दे विच और सारी शेप लेकिन शुरू में तो सर रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि जो एलीट क्लास है उनके तो वो तो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं और क्लास डिफरेंस है, वो तो नहीं चाहते कि हमारा क्लास डिफरेंस खत्म हो। मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमत को मैक्सिमम कोशिश करनी है कि इंक्लूसिव पॉलिसी बनाए, सब कुछ शामिल करे। अगर कोई नहीं शामिल होना चाह रहा तो उसको जुर्माने करने चाहिए। अब जैसे मैं दसो कि पार्लीमान की कारकर्दगी किमें रह गई है कानून साजी दे मतलब पस मंजर दे विच, खास तौर पर पंजाब और वफाकी हुकूमत दी। हाँ जी, पंजाब में तो काफ़ी बेहतर रह गई है। कुछ लाज होए, चौधरी परवेज़ लाई ने बतौर स्पीकर बड़ा अच्छा रोल प्ले किया और अपोजिशन को भी नाल घिन के चलते रहे। लेकिन बदकिस्मती वफाक दे विच अपोजिशन और हुकूमत का कोई इत्तेहाद देखने नज़र नहीं आया और बहुत सारी कानून जिम्मेदारी किहदे उत्ते आंदी है। देखो जी, मेन जिम्मेदारी तो हमेशा हुकूमत की होंगी है कि हुकूमत क्योंकि इन गवर्नमेंट होंगी है और उन्होंने को अपना जड़ा बेहतर रवैया करना चाहिए और उन्होंने को अपोजिशन को नाल घेन के चलना होंगे।
लेकिन इतना असें एडे दे से कि हमेशा हुकूमत एक जारहाना अंदाज ये फर्स्ट टाइम थे कि अपोजिशन को दबाया वेंदे इंतहाई जारहाना अंदाज सारे शाह महमूद कुरैशी साहब भी माशाअल्लाह इंदे बड़ा भरपूर रोल अदा करें और बड़ी उत गुफ्तगू जी उन्होंने अपोजिशन को नज़दीक नहीं घेना दी दूर फवाद चौधरी का भी बाज़ात वो डिम थी वेंदे थोड़ा जहाँ बाज़ात बहुत ज़्यादा जारहाना अंदाज लेकिन मजमूई तौर पर पूरी कैबिनेट का रवैया साहब मतलब जी गल अमजद साहब आदे पैन कि हुकूमत जी है ना वो वड्डे भरा के तौर के उत्ते होंदी है जी बिल्कुल और हमेशा ये पार्लिमानी तारीख का हिस्सा रह गए कि जिथा भी ओपोजिशन नाराज़ थी है वाकआउट करेंदी है गुस्सा करेंदी है उथा हुकूमत का रवैया बिल्कुल उनके ऑपोजिट थी वेंदे गुस्सा करे तो आदमी को गुस्सा ना करो वाकआउट करें वेंदे आदे ख़त्म कर दो लेकिन मौजूदा असा पार्लिमानी जी रिवायात देते पे हैं अगर ओपोजिशन गुस्सा करेंदी है तो हुकूमत ऊँ तो वध के करेंदी है क्या ये रवैया पार्लिमान के कितने दुरुस्त है? इस सर इसको दुरुस्त तो कुछ भी नहीं कह सकते लेकिन पीटीआई ने एक ना अग्रेसिव पॉलिसी अपनाई हुई है शुरू दिन से। मैं समझता हूँ कि इनको अपनी पॉलिसी पे रिव्यू करना चाहिए। और बाकी आप कह रहे हैं ना पार्लियामेंट पे, सर मैं समझता हूँ इस गवर्नमेंट का एक और भी था, इस गवर्नमेंट की ज़्यादा तवज्जो जो है ना वो फॉरेन अफेयर की तरफ रही है। इतने बड़े हमारे क्राइसिस हैं, जैसे अभी आए तो साथ में इंडिया के साथ हमारी टसल चल गई जिसमें पाकिस्तान के 2 तैयारे गिराए, ठीक है, इस तरह हो गया। कोविड का इशू शुरू हो गया सर। अच्छा उसके बाद वो जो फ़लस्तीन वाला इशू चल पड़ा उस पर, उसके बाद फिर ये अफ़गानिस्तान का चल पड़ा। यानी हुकूमत जो थी वो बड़े महाजों पे ज़्यादा होगी। फिर हमारे वक्ती तौर पर अरब ममालिक के साथ हमारे तल्लुकात ख़राब हुए, वो बाद में आल्दो के वो रिस्टोर हो गए। यानी वो पार्लियामेंट वाला जो हुकूमत को जो वज़ीर आज़म साहब को देना चाहिए था फोकस, वो वहाँ तो नहीं प्रॉपर दे सके, लेकिन उनकी जो तवज्जो थी वो ज़्यादा फॉरेन अफेयर की तरफ ज़्यादा हो गई थी। मैं जिसकी वजह से इनका आपस में कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा नहीं हो सका। अच्छा मतलब तुसा क्या समझते हो कि इन सारे क्राइसिस के बावजूद जबकि हर मुल्क जड़ा है हुण बहुत ज़्यादा ताकतवर थी कि अपनी अपनी पॉलिसियां दे विच ई पस मंज़र दे विच पाकिस्तान जी फॉरेन पॉलिसी है तुसा आपको किवें देते सर मैं समझता हूँ हर पासे दुश्मन भी मौजूद है। तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ज़बरदस्त हुई है। वो किस तरह हमारे खित्ते में सर जितने ममालिक हैं सिवाय इंडिया के, हमारे सबके साथ बेहतर तल्लुक था। हमारा इस वक्त ईरान के साथ बेहतर तल्लुक हुआ, हमारा रशिया के साथ सर इम्प्रूवमेंट आ रही है। चाइना ने हमारे से पहली मरतबा एतमाद किया है, जैसे जब वज़ीर आज़म ने कहा ना कि एब्सोल्युटली नॉट, वरना उनके ज़हन में हमेशा यही होता था कि ये इनका झुकाव अमेरिका की तरफ होता है। लेकिन अब इस खित्ते के ममालिक की वजह से मुमकिन हुआ है कि जो अफ़गानिस्तान का जो सिविल वार वो शुरू नहीं हुई, क्योंकि इस खित्ते के किसी मुल्क ने भी वहाँ किसी भी ग्रुप को सपोर्ट नहीं किया, ऑलमोस्ट न्यूट्रल रहे हैं। और जिसकी वजह से ये सारे अगर ये इकट्ठे ना होते तो अमेरिका कभी भी यहाँ से ना जाता। मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से असा आदमी कि चीन का रवैया बहुत अच्छा है, लेकिन सारे जड़ा अंदर दुश्मन बैठे हैं उनकी पूरी कोशिश रह गई है कि चाइना के नाल सारे ताल्लुकात ख़राब थे। क्या आदमी हम जैसे सर बिल्कुल। और देखो हालिया वाक़यात तासू भी और बलूचिस्तान भी चाइनीज़ अटैक हुए और बड़े खौफनाक अटैक सन। पहले कुछ 9-10 चाइनीज़ जहाँ बहक भी हुए पहले अटैक के विच, और इतना भी जख्मी हुए बलूचिस्तान के। सिक्योरिटी बिलाशुबा बहुत ज़्यादा पाकिस्तान करेंदा पे उन्होंने, लेकिन हुण चाइनीज़ ने सी पैक के उत्ते 2.5-3 साल थी कि बिल्कुल कोई पेशरफ कोई नहीं। इनके उत्ते चाइनीज़ बड़े नाराज़ हैं साडे नाल। फॉरेन पॉलिसी के हवाले नाल बेशक कुछ कामयाबियां भी हैं, लेकिन बहुत सारे खतरात और नाकामियां इतना कोई नहीं जो बाकी रह गया। अफगानिस्तान का मसला बड़ा हसास है, इंडिया नाल तो बिल्कुल ताल्लुक कोई नहीं, ईरान भी सारे को काफ़ी फासले होते हैं पे, कोई नज़दीक इतना कोई नहीं। एक साहब को खुशफहमी जहन चु कट देनी चाहिए। और अमरीका की पोजीशन है कि जो बाइडन ने अज तक सारे वज़ीर आज़म को हेलो हाई भी नहीं की। अच्छा इंडिया नाल पाकिस्तान देखो इतना फिलहाल तो वेट सी एंड वेट वाला हिसाब है, वरना कोई भी ना खुशफहमी पालूँ ना गलत फहमी पालूँ उन्होंने तरफों, क्योंकि तालिबान का रवैया फिलहाल और नाकाबिल फहम है। अमरीका नाल भी उन्होंने यारी बाहर काफ़ी नज़र दी पई है, दुश्मनी भी नज़र आती पई है। कोई सैनियोरियो वाजे कोई नहीं कि वो कितना बैठे थे। दोहा कतर जो मुज़ाकरात थे उन तहत हाली तक तो गौरमेंट नहीं बन सकती पई, अफगानिस्तान तो बगैर गौरमेंट के चलता पे। तो इन हालात दे पाकिस्तान पहले 30 लाख मुहाजरीन झली बैठे 40 लाख, मजीद वो इंटरनेशनल प्रेशर भी है कि 10 लाख कम अज़ कम मजीद मुहाजरीन लो, तो वो फिलहाल तो सब दरवाजे बंद किए। ये बड़ा हसास मसला है। मुहाजरीन भी नहीं आएंगे क्योंकि इस दफ़ा जो एफर्ट हो रही है वो प्रेशर चलता है पाकिस्तान, इंक्लूसिव गवर्नमेंट की हो रही है, ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट की हो रही है। जितने भी वहाँ के एथनिक जितने भी रिलीजियस कम्युनिटी हैं सबको मिला के वो एक कौमी
तर्ज की हुकूमत बनाना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है जो खतरा था सिविल वार का वो तकरीबन टल चुका है। अब एक छोटी सी वादी है, वहां पे तकरीबन थोड़ा बहुत क्राइसिस है, लेकिन वो भी कोशिश हो रही है कि वो भी मुज़ाकरा, अगर ये चीजें सर मुज़ाकरात के जरिए हल हो जाती हैं तो मेरा ख्याल ये खिता बहुत तरक्की करे। दूसरी जी अपना आतिफ साहब तुम्हारी गाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन असां घड़ी वाले पासे भी दे पे हैं जरा वेला भी मुकदा पे कि मसाइल हल थी होने चाहिए, मसाइल हल थी वेसन अजन 2 साल मौजूदा हुकूमत को पैन आवाम दे मसाइल ते भी नज़र है और खिते दे मसाइल ते भी नज़र है, और मैं समझदा कि आने वाले दिनां दे विच बेहतरी आवन दा कभी इम्कान है। इहदे नाल ही सारे अज दे प्रोग्राम दा वेला मुकदा पे। मैं अपने मेहमान आतिफ इस्माइल साहब, अमजद सैयद मलिक साहब का शुक्रगुजार, अपने मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर को इजाज़त देसो। सोहने अल्लाह दे हवाले।